हे गाइस, वेलकम बैक टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो गाइस, आपको पता है इस चैनल में मेनली क्लासेस दी जाती हैं फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट इंक्लूडिंग बीएससी, जीएनएम एंड ऑल्सो फॉर द एएनएम स्टूडेंट। सो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ लिया था। इंटरनल में हम एंटर हुए थे। इंटरनल में हमने यूट्रस पे कंप्लीट किया था। सो अब आते हैं यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर। यूट्रस के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। यूट्राइन ट्यूब्स जिनको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स एंड ऑल्सो द साल्पिंजेस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द यूट्राइन ट्यूब्स। So what is the another name of uterine tubes? That is the fallopian tube and साल्पिंजेस। साल्पिंज जहाँ पे भी वर्ड आएगा सो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है फैलोपियन ट्यूब से। सम टाइम आपने एक कंडीशन सुनी होगी साल्पिंजाइटिस, इट मीन्स इन्फ्लामेशन of uterine tubes. So here is the structure of uterine tubes. You already know that uterus में mainly two uterine tubes होती हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। So ये क्या है? दिस पार्ट इज कॉल्ड द फिम्ब्रे। अब फिम्ब्रे क्या है? मेनली क्या करता है? एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, जब ओवम निकलता है या फिर जिसको हम बोलते हैं ओवा, जब ओवा निकलता है ओवरी से, सो ये जो फिम्ब्रे हैं वो उसको ग्रेस्प करके कहाँ पे लेके चले जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स में। दिस पार्ट इज द इनफंडिबुलम। बुलम एंड द वाइडेस्ट पार्ट, यूट्राइन ट्यूब्स का सबसे वाइडेस्ट, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है एम्फुला, जहां पे मेनली होती है फर्टिलाइजेशन। इट मींस जो ओवम और जो स्पर्म का जो फ्यूजन है वो मेनली कहां पे होता है? एम्फुला पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, और जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, एम्फुला। दिस नैरो पार्ट इज नोन एज इंटरस्टिशियल पार्ट। ओके, एंड ये कौन सा है? इस्थमस। सो कभी भी आपसे अगर पूछे कि सबसे नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, सो क्या होगा? इंटरस्टिशियल पार्ट। और अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट, दैट इज द एम्फुला। अब बात आती है कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है कितनी सेंटीमीटर होती है? नॉर्मल ये होती है 10 सेंटीमीटर। सो लेंथ कितनी होगी इसकी? 10 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि इसकी लोकेशन क्या है। सो गाइज, जो यूट्रस का जो फंडस है, मैंने आपको बताया था यूट्रस का फंडस मेनली यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। सो फंडस का जो बीच वाला पार्ट है, या आप बोल सकते हो इन बिटवीन द फंडस ऑफ द यूट्रस, क्या स्टार्ट होती हैं? यूट्राइन ट्यूब्स। और वो कहाँ पे जाके एंड होती हैं? एट द पार्ट ऑफ द ओवरी, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट रहती है। सो स्टार्ट होगी फंडस ऑफ द यूट्रस और एंड होगी ओवरी के पास। नेक्स्ट बात आती है कि इसकी जो आउटर लाइनिंग है वो किससे कवर रहती है? सो आउटर लाइनिंग कवर रहती है ब्रॉड लिगामेंट से, बिकॉज आपको पता है फैलोपियन ट्यूब्स के बिल्कुल साइड में कौन से लिगामेंट रहते हैं? ब्रॉड लिगामेंट। और ओवरी के पास कौन से रहते हैं? ओवेरियन लिगामेंट। सो आउटर कवरिंग किससे होगी? ब्रॉड लिगामेंट्स। अब आती है बात टिश्यूज की। मेनली कौन से टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स में? सो वहां पे प्रेजेंट रहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। सिलिएटेड, सीलिया आपको पता होगा जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सीलिया एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसका मेन काम होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको आगे आगे मूव करना। सो मेनली जो फैलोपियन ट्यूब्स है वहां पे भी प्रेजेंट रहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीलियाज। there is
finger like projections that is called cilia. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया. अब बात आती है कौन से टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं. सो देयर इज ciliated epithelium tissues. मेनली कौन से टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं? सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू. सो आपने अभी तक फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी? एक तो आपको इसके अनदर नेम पता होने चाहिए, बिकॉज सम टाइम एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे इंटरव्यू के टाइम पे कि अनदर नेम ऑफ यूट्राइन ट्यूब क्या है. सो आपको पता होना चाहिए. साल्पिंजिस भी हम यूट्राइन ट्यूब को बोलते हैं और फैलोपियन ट्यूब भी हम किसको बोलते हैं? यूट्राइन ट्यूब को. नेक्स्ट बात आती है इसकी लेंथ कितनी होती है? नॉर्मल कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर. जो आउटर कवरिंग है वो होती है ब्रॉड लिगामेंट से. नेक्स्ट आते हैं देयर इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सीलिया प्रेजेंट रहते हैं. और मेनली कौन से टिश्यूज रहते हैं वहां पे? सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, जिनका मेन काम है जब ओवरी से ओवम निकलेगा सो वो फिम्ब्रे के थ्रू कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में. अब फैलोपियन ट्यूब में क्या प्रेजेंट है? सीलियाज प्रेजेंट हैं. सो जो क्या करते हैं? मूवमेंट में, फर्दर मूवमेंट में हेल्प करेंगे. सो ओवम अगर यहाँ पे है वो फर्दर मूव करके कहाँ पे चला जाएगा? इन द यूट्राइन कैविटी. सो गाइज, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब अब आते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर कि मेनली जो यूट्राइन ट्यूब है उनका काम क्या है इन द यूट्रस. सो मेनली जो यूट्राइन ट्यूब्स ऐसे लगी होती हैं उनका मेन फंक्शन है, पहले तो वो क्या करेंगी? ओवरी से ओवम को क्या करेंगी? प्रसीव करेंगी या फिर ग्रैस्प करेंगी. ओके, सो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? यूट्राइन ट्यूब ग्रेस्पिंग ऑफ ओवम, या फिर आप बोल सकते हो उसको ओवा. ओके, फीमेल जो गोनैड है उसको हम बोलते हैं ओवा. सो ग्रेस्पिंग ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी. फर्स्ट फंक्शन हो गया कि इसने ओवरी से क्या किया? ओवा को ग्रेस्प किया. नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन. इट मींस जो स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन है वो मेनली कहाँ पे होता है? यूट्राइन ट्यूब के एम्फुला पार्ट में. ऑलवेज रिमेंबर रखना, एम्फुला पार्ट में होती है फर्टिलाइजेशन. सो सेकेंड वन इज द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन मेनली कौन से पार्ट में? एम्फुला पार्ट ऑफ यूट्राइन ट्यूब. अब आता है थर्ड फंक्शन. थर्ड फंक्शन है कि वहां पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, सीलियाज होते हैं, वो क्या करते हैं? ओवम को आगे मूव करते हैं. कहां पे? यूट्राइन कैविटी तक लेके जाते हैं. सो नेक्स्ट वन इज द इट हेल्प्स टू मूव द ओवम into the uterine cavity. 3 फंक्शंस हो गए. लास्ट फंक्शन आता है इसका कि ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, किसको? ओवम को भी और स्पर्म को भी. सो मेनली जो नरिशमेंट है वो कौन देती है? फैलोपियन ट्यूब्स. सो नेक्स्ट वन है नरिशमेंट टू द ovum and sperm. So these all are the फंक्शंस ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, जिसमें आपने देखा ग्रेस्प करेगा ओवा को. नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन. मेन फंक्शन अगर आपसे कोई पूछे कि फैलोपियन ट्यूब्स का मेन फंक्शन क्या है, सो आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब. थर्ड फंक्शन है इट हेल्प्स टू मूव द ओवम इनटू द यूट्राइन कैविटी. इट मीन जो सीलियास है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो मेनली क्या करेगी? मूव करेगी ओवम को इनटू द यूट्राइन कैविटी. किसके थ्रू? सीलियास के थ्रू. एंड द लास्ट फंक्शन इज द नरिशमेंट टू द ओवम एंड द स्पर्म. सो गाइस, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यूट्राइन ट्यूब. सो नाउ कम्स ऑन द ओवरी. सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी. ओवरी जिसको हम बोलते हैं फीमेल गोनेड्स, और जहां से रिलीज होता है ओवम. ओके, सो हियर इज द स्ट्रक्चर. सो
These are the primordial follicles. ओके, ये क्या है? प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स है. नेक्स्ट वन आता है दिस पार्ट, यहां से लेके यहां तक ये कौन सा पार्ट है? कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द ओवरी. एंड हियर इज द मेडुलरी पार्ट, मेडुला पार्ट ऑफ द ओवरी. नेक्स्ट आते हैं, देयर इज द प्राइमरी फॉलिकल्स. नेक्स्ट है प्राइमरी फॉलिकल्स एंड दीज आर द डेवलपिंग फॉलिकल्स. इट मीन्स जब बिफोर द प्यूबर्टी जो फॉलिकल्स हैं वो कैसे रहते हैं? प्रीमॉर्डियल. इट मीन्स इमेच्योर हैं, और जैसे जैसे प्यूबर्टी की एज आती है वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट होते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द हार्मोन. मेनली कौन सा हार्मोन? जो एस्ट्रोजन है, या फिर आप बोल सकते हो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी वजह से जो फॉलिकल्स हैं वो क्या? मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड हियर इज द मीजोवेरियम. सो मीजोवेरियम एक ऐसी ब्लड सप्लाई है जिसके थ्रू ओवरी में टोटल आर्टरी, वेन सबको ब्लड सप्लाई वहां पे मिलती है. दीज आर द आर्टरीज एंड द वेन्स. दिस इज द मैच्योर ओवम. मैच्योर ओवम. सो ये है फर्स्ट डे. प्रीमॉर्डियल क्या है? फर्स्ट डे पे आपने देखा जो फॉलिकल है प्रीमॉर्डियल स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे है. ठीक है. मैच्योर ओवम कितने डेज में हो जाता है? 12 डेज में. 12 डेज में क्या हो जाएगा? वो मैच्योर हो जाएगा जो ओवम है. उसके बाद बिकॉज जो फॉलिकल है वो ही कहीं ना कहीं जाके क्या बनेगा? ग्राफियन फॉलिकल बनेगा और वही रप्चर होके बाहर निकलेगा. ओके. सो मैच्योर ओवम 12 डेज पे बनेगा. नेक्स्ट आता है कि 14 डेज पे क्या हो रहा है? वो रप्चर हो रहा है, या फिर जो ग्राफियन फॉलिकल है वो बाहर निकल रहा है, जिसको हम बोलते हैं ओवुलेशन. सो ओवुलेशन कितने डेज में होती है? 14 डेज में. जिसका भी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, उनकी जो ओवुलेशन पीरियड है वो रहता है 14 डेज. So here is the ovulation. This is the ovulation. और ovulation कितने डेज पे होगी? 14 डेज पे. ओके. अब ये आता है डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम. उसके बाद यहां से जो ओवम निकल गया, उसके बाद जो पार्ट बचता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. वो भी कैसा है? डेवलपिंग. अभी वो पूरी तरह से बना नहीं है. सो दिस इज द डेवलपिंग corpus luteum. This is the mature corpus luteum. ओके. ये पार्ट क्या है? यहाँ पे डेवलप हो रहा था, यहाँ पे ये बिल्कुल मेच्योर हो गया है, और एट द एंड वो कैसा रह जाएगा? व्हाइटिश कलर का, और जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स. उसके बाद जब वो व्हाइटिश कलर का एक छोटा सा एक कंटेंट रह जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स. ओके. सो दीज ऑल ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी. सो पहले आपको ये पता होना चाहिए ओवरी क्या है? फीमेल गोनेड. सो फर्स्ट लाइन हम क्या लिखेंगे? ओवरीज इज द फीमेल गोनेड्स. ओके. सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि ये क्या है? फीमेल गोनेड्स है. नेक्स्ट, दिस ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन एंड ओवा. मेनली ये क्या करती है? एक तो सेक्स हार्मोन को रिलीज करती है और ओवम को रिलीज करती है. इट मीन्स जो एग है उसको ये रिलीज करती है और फर्दर कहां पे भेजती है? इन द यूट्राइन कैविटी. नेक्स्ट आता है इसकी लेंथ. सो मेनली जो ओवरी है उसकी लेंथ कितनी रहती है? ये कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग है? 2.5 से लेके 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर क्या रहती है इसकी
लेंथ रहती है, इट मींस लॉन्ग है ये। नेक्स्ट आती है कितनी वाइड है, सो 2 सेंटीमीटर ये वाइड रहती है। विड्थ कितनी है इसकी, 2 सेंटीमीटर। एंड द लास्ट वन इज द थिकनेस, सो थिकनेस कितनी है, ओनली 1 सेंटीमीटर। थिकनेस इज द 1 सेंटीमीटर। सो अगर आपसे पूछे कि जो ओवरी है जो वो मेनली कहाँ पे ऑक्युपाई करती है, सो आपको मैंने पहले ही यूट्रस की इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो ओवरी है वो बिल्कुल ओवेरियन जो लिगामेंट है उसके साथ में ही लगी रहती है। लाइक दीज आर द फैलोपियन ट्यूब। सो यहाँ पे क्या रहेगी, ओवरी वहां पे ऑक्युपाई करेगी स्पेस को। इट मींस आप बोल सकते हो फ्रंट से वो ओवेरियन लिगामेंट से और बैक से वो ब्रॉड लिगामेंट से घिरी रहती है या फिर स्पेस ऑक्युपाई करती है। सो ओवेरियन के स्ट्रक्चर में हमने उसकी लेंथ पढ़ ली, विड्थ पढ़ ली एंड द थिकनेस ऑल्सो। अब आते हैं उसकी लोकेशन के ऊपर। सो मैंने लोकेशन में आपको बताया कि फ्रंट में वो कहाँ पे रहती है, जो ओवेरियन लिगामेंट है उसके साथ जुड़ी रहती है, और अगर हम बैक की बात करें तो वो ब्रॉड लिगामेंट्स के साथ जुड़ी रहती है। सो it is located by ovarian ligament from the front and broad ligament from the back side। इट मीन जो ओवरी का जो अगर हम उसका ओवरव्यू देखें, सो फ्रंट से उसमें कौन से लिगामेंट प्रेजेंट रहते हैं, ओवेरियन, और बैक में कौन से, ब्रॉड लिगामेंट। और अगर हम बात करें कि ओवेरी जो ओवरीज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, सो जो यूट्राइन ट्यूब है उसके साथ में ही वो अटैच रहती हैं। सो ओवरीज आर occupies the space below the uterine tube। यूट्राइन ट्यूब जिसको हम और क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, जो कि हमने ओवरी से पहले पढ़ा था। अब बात आती है कि जो ओवरी है उसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है। सो मैंने आपको यहाँ पे कोई ना कोई नाम बोला था, मीजोवेरियम। सो मीजोवेरियम एक ऐसा पार्ट है जिसमें फाइब्रस टिश्यू, ब्लड टिश्यूज, ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट। सो blood supply get from मीजोवेरियम। अब मीजोवेरियम क्या है, जिसके अंदर जो आर्टरीज और जो वेन है वो प्रेजेंट रहती है। बिकॉज ब्लड कहां से आएगा, आर्टरी या फिर वेन से आएगा, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट हमने देखा था कि ओवरी में मेडुला और कॉर्टेक्स एक स्ट्रक्चरल पार्ट है। ओके, सो फर्स्ट वन इज द मेडुला। मेडुला मैंने कौन सा पार्ट बताया था, इनर पार्ट। कभी भी कॉर्टेक्स जहां पे आता है, कॉर्टेक्स इट मीन जो कैप्सूल की कवरिंग होती है। कॉर्टेक्स क्या है, आउटर कवरिंग रहती है, और जो मेडुला है वो इनर साइड की कवरिंग रहती है। सो इन द ओवरी कहां पे प्रेजेंट है मेडुला, इनसाइड में। इट मीन्स वहां पे क्या क्या प्रेजेंट है, फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है, ब्लड सप्लाई इट मीन्स जो आर्टरीज और जो वेन्स है वो प्रेजेंट है, और जो नर्व एंडिंग है वो भी उसी के अंदर प्रेजेंट है। सो इन दिस देयर आर fibrous tissues, blood vessels and nerves are present. So main बात ध्यान में रखना, fibrous tissue, blood vessels and the nerves are present in the medullary part of the ovary. Second one आता है cortex. सो जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स मैंने आपको बताया कौन सा, जो आउटर कवरिंग है। सो हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स क्या कर रहा है, फ्रेमवर्क दे रहा है किसको, ओवरी को, और कहीं ना कहीं ये कवर कर रहा है किस पार्ट को, मेडुलरी पार्ट को।
So first one is it is the outer framework of ovary that cover the medulla, या फिर आप बोल सकते हो मेडुलरी पार्ट को ये कवर करके रखता है। नेक्स्ट आता है कि जो कॉर्टेक्स है उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, और जो फॉलिकल्स हैं उसी के अंदर प्रेजेंट रहता है ओवम, और जो कि क्या करता है, मैच्योर होता रहता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में। जो ओवरी है मेनली हमने उसका स्ट्रक्चर में मेडुला और कॉर्टेक्स पढ़ा। कॉर्टेक्स में और क्या प्रेजेंट रहता है, एपिथेलियम, या फिर आप बोल सकते हो जर्मिनल एपिथेलियम, स्ट्रोमल सेल्स और द फाइब्रस टिश्यू। सो नेक्स्ट वन इज द इन कॉर्टेक्स पार्ट जर्मिनल एपिथेलियल tissues and stroma tissues are present. It means वहां पे कौन सी एपिथेलियल रहती है, जर्मिनल एपिथेलियल लेयर रहती है। नेक्स्ट आता है कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं बाय बर्थ। कैसे प्रेजेंट रहते हैं, इमेच्योर फॉर्म में। आप ये नहीं बोल सकते कि एट बर्थ कोई फॉलिकल्स नहीं होते, वहां पे प्रेजेंट होते हैं, बट वो इमेच्योर फॉर्म में होते हैं टिल प्यूबर्टी तक। जब उसको प्यूबर्टी आ जाएगी किसी भी लड़की को या फिर विमेन को प्यूबर्टी आती है, दैट टाइम वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन, और उसी के कारण क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे बढ़ती जाती है। सो नेक्स्ट लाइन क्या होगी, ovarian follicles present immaturely from the birth and get matured at the time of, या फिर आप प्यूबर्टी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो चाइल्ड बियरिंग एज, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद ही चाइल्ड बियरिंग एज इंक्लूड की जाती है। सो एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बियरिंग और प्यूबर्टी एज ऑफ दैट वीमेन, और उसी प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, जो फॉलिकल्स हैं वो क्या करते हैं, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होके रप्चर होते हैं, और वहीं से ही रिलीज होता है ओवम, और जिसको हम बोलते हैं ओवुलेशन। सो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या होगा, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी द ग्राफियन फॉलिकल्स। अब ग्राफियन फॉलिकल्स कौन से वाला है, जो बिल्कुल मेच्योर फॉर्म में बन गया है यहाँ पे, ओके, बिकॉज दीज ऑल आर द इमेच्योर फॉर्म ऑफ द ओवम, या फिर आप बोल सकते हो फॉलिकल्स। सो यहाँ पे क्या है, ग्राफियन फॉलिकल बिल्कुल मेच्योर फॉर्म में आ गया है। ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर एंड रिलीज, that is called ovulation। उसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन, जो कि कितने डेज में होती है, अगर किसी की 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सो कितने डेज पे होगी, 14 डेज पे। Every woman have menstrual cycle of 28 days। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 28 डेज की, कईयों की कम भी होती है और कईयों की ज्यादा भी होती है, वो एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। बट नॉर्मल की अगर हम बात करें तो मेनली माना जाता है 28 डेज की साइकिल रहती है मेंसेस की, और जो ओवुलेशन डे है वो कितने पे होता है, 14 डेज पे। नेक्स्ट बात आती है कि फॉलोइंग द, जब ओवुलेशन हो जाती है, इट मींस ओवुलेशन तो होगी, ओवम रिलीज हो गया, उसके बाद
वहां पे क्या बच जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम, वो कि किस फॉर्म में, इमेच्योर फॉर्म में, और उसको हम बोलते हैं येलो बॉडी। सो फॉलोइंग ovulation there is yellow body called corpus luteum। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। और जब कॉर्पस ल्यूटियम वहां पे एक स्कार फॉर्मेशन छोड़ देगा, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। आफ्टर maturation of corpus luteum, it will convert into corpus albicans। ओके, और जिसको हम बोलते हैं व्हाइट बॉडी। इट मीन्स जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको हम बोलते हैं येलो बॉडी, और जो कॉर्पस एल्बिकन्स है उसको हम बोलते हैं व्हाइट बॉडी। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई टू द ओवरी। ब्लड सप्लाई, सो ब्लड सप्लाई में हम कौन कौन सी सप्लाई देखेंगे, एक तो आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, देन लिम्फेटिक ड्रेनेज, एंड द लास्ट वन इज द नर्व सप्लाई। सो फर्स्ट वन हम देखते हैं आर्टेरियल सप्लाई। सो आर्टेरियल सप्लाई में मेनली कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, ओवेरियन आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी, और जो किसकी ब्रांच है, विच फॉर्म्स फ्रॉम द एब्डोमिनल आयोटा। ओके, which forms from abdominal aorta। नेक्स्ट वन आती है वेनस, वेनस ड्रेनेज। तो जो वेनस ड्रेनेज है वो मेनली जो वेन बिहाइंड द यूट्रस, या फिर आप बोल सकते हो ओवेरियन वेन फ्रॉम द यूट्रस, from the plexus of ovarian vein behind the uterus। ओके, नेक्स्ट वन आता है आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज। नेक्स्ट वन हम देखते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज, या फिर आप बोल सकते हो लिम्फ ड्रेनेज। तो जो लिम्फ ड्रेनेज है वो मेनली कहां पे जाके होता है, एक तो होगा लेटरल आयोटिक में और प्री आयोटिक वेन्स में। ड्रेनेज इनटू आयोटिक, या फिर आप बोल सकते हो लेटरल आयोटिक एंड प्री आयोटिक lymph nodes। लास्ट वन आता है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई, तो जो नर्व सप्लाई है वो मेनली सेम रहती है यूट्रस में भी, फैलोपियन ट्यूब्स में भी और ओवरी में भी। कैसे बताया था मैंने, जो सैक्रल एरिया है वहां से जाती है पैरासिम्पैथेटिक, और जो लंबर है वहां से जाती है सिंपैथेटिक। सो parasympathetic from sacral region, and sympathetic from lumbar region। So these all are the structure and the blood supply to the ovary। next हम पढ़ेंगे इसके function। So next one are the functions of the ovary। मेन फंक्शन ऑफ द ओवरी क्या है, वो क्या करता है, रिलीज करता है ओवम को, या आप बोल सकते हो प्रोड्यूस कर रहा है ओवम को। सो फर्स्ट वन इज द
प्रोडक्शन और रिलीज ऑफ ओवम, या फिर जिसको बोलते हैं ओवा और बोल सकते हैं एग। कहीं पे भी एग आए, ओवा आए या ओवम आए, तीनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट आता है, ये रिलीज करता है कुछ हार्मोन्स जो मेनली हेल्प करते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। सो नेक्स्ट वन इज द ओवेरियन हार्मोन्स helps in puberty, maturation of organ and in menstrual cycle। सो जो मेन फंक्शन है इसके वो क्या है, यही दो है, प्रोडक्शन करता है ओवा का और जो उसके जो हार्मोन्स हैं वो कहीं ना कहीं सेक्स हार्मोन को रिलीज। आफ्टर द ओवरी हम आते हैं प्यूबर्टी के ऊपर। प्यूबर्टी इट मीन्स जब क्या होता है, जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। सो इट इज द पीरियड व्हेन इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट ग्रोइंग। ओके, इट मीन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेनली कौन सी एज में, 12 और 14 की एज में, या आप बोल सकते हो 12 to 14, और अगर एवरेज माने सो आप बोल सकते हो 13 एज। सो एज ऑफ प्यूबर्टी क्या बोलेंगे, 12 to 14, और एवरेज हम बोल सकते हैं 13 ईयर। इट मीन्स जब कोई गर्ल 12 और 14 की एज में है उस टाइम पे प्यूबर्टी आना स्टार्ट हो जाती है। और मेनली प्यूबर्टी के टाइम पे जो ओवेरियन जो हार्मोन्स हैं वो मेनली एक्ट करते हैं, कौन सा, FSH, LH, और आप बोल सकते हो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो ईस्ट्रोजन है मेनली वो काम करता है किस चीज़ के लिए, जो इंटरनल ऑर्गन है उसकी ग्रोथ के लिए, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो मेनली कहीं ना कहीं काम करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सो ovarian hormones, for example estrogen and progesterone, helps in the maturation में हेल्प करते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से ऑर्गन में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। सो फर्स्ट आता है ब्रेस्ट बर्ड की एनगोजमेंट होना। इट मीन जो ब्रेस्ट बर्ड है वो एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज द ब्रेस्ट बर्ड्स ग्रोथ। नेक्स्ट वन आता है प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर ग्रोथ। जो प्यूबिक एरिया है, या फिर आप बोल सकते हो, मैंने आपको पढ़ाया था एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस। सो मॉन्स प्यूबिस में जो प्यूबिक हेयर की जो ग्रोथ होना स्टार्ट होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन हाइट। जो हाइट है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। एंड द लास्ट वन आप बोल सकते हो जो फैटी टिश्यू है वो भी ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। और एट द एंड क्या आता है, मीनार के, इट मीन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। सो फोर्थ वन आएगा डेवलपमेंट ऑफ फैटी टिश्यूज। And the last one is the menarche. Menarche it means starting of the menstrual cycle। वो मेनली कब स्टार्ट होती है, 12, 13 और 14, इन तीन ईयर में से कभी भी स्टार्ट हो सकती है। सो गाइज
दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज टॉपिक। आज हमने क्या क्या पढ़ा, ओवरीज के बारे में पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, लेंथ विड्थ उसकी थिकनेस पढ़ी, फंक्शन पढ़ा, मेडुला कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ा, एंड द लास्ट वन हमने पढ़ा प्यूबर्टी के बारे में। प्यूबर्टी आपको बस एक ही ध्यान रखना है कि जब जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं एट द एज ऑफ 12, 13 और 14। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।